हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके लिए एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम आने वाला है। कौन सा, एक सेकंड, कौन सा एग्ज़ाम आपको पता है ना, कौन सा एग्ज़ाम? एसएससी जेई जो 2023 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि अक्टूबर में होने वाला है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए इस चैनल पे लगातार आपके लिए क्लासेस चालू है। आप चैनल में जाके वो चेक कर सकते हैं जो आपके लिए मैंने क्लासेस इसमें डाली हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। बार बार हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की और भी क्लासेस मैंने ली हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या है, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, और देख लेना इस बार एग्जाम को। ठीक है, चलो। ईरान और अफगानिस्तान, आपको पता है सबसे पहले जो इंडिया पे अटैक किया था वो ईरान और अफगान से जो इन्वेंटर्स आए थे उन्होंने ही तो किया था। तो देखो यहाँ पे जो कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया कौन था, ये बता सकते हो आप? फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया कौन था? तो फर्स्ट इन्वेंटर अगर इंडिया पूछे कौन था तो वो सिकंदर था। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर इन इंडिया कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम लगा के आ जाते हैं, जबकि वो गलत होगा। जो फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया है वो है आपका सिकंदर, और जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर इन इंडिया है वो है मोहम्मद बिन कासिम। और इसने 712 एडी में भारत में इसने अटैक किया था। ठीक है, चलो। देखो, हु वॉज द खलीफा ऑफ ईरान, उस टाइम का जो ईरान का जो खलीफा हुआ करता था वो होता था अल हजाज। क्या नाम है इसका? अल हजाज। इसी का स्लेव हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एंड विच बुक्स टेल्स अबाउट द सिंध अटैक, जो सिंध पे अटैक हुआ था वो कौन सी बुक है जो टेल्स अबाउट करती है? तो चचनामा वो बुक है जो इसके बारे में बताती है। ठीक है, ये मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ये तो एक दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एंड ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट किया था अली बकर कूफी। किसने किया था? अली बकर कूफी ने इसको ट्रांसलेट किया था। तो चचनामा में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसकी चर्चा है, तो सिंध अटैक की चर्चा है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भारत का नक्शा है, और इधर आपका ईरान है। इसके राजा हुआ करते थे अल हजाज, और अल हजाज का स्लेव हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है फारस। ठीक है, तो आपको पता है ये है श्रीलंका। यहाँ ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते थे ये लोग, जो अल हजाज है ये अपने स्लेव से कहता था, कुतुबुद्दीन, सॉरी, क्या है ये, मोहम्मद बिन कासिम से कहता था कि जाओ श्रीलंका और यहाँ से मोती चुरा के लेके आओ। तो यहाँ पे जो सिंध का उस समय जो राजा हुआ करता था, राजा दाहिर, वो कहता था भाई तुम मोती यहाँ से ले जा रहे हो तो भाई मुझे भी तो दो मोती। तो इससे अल हजाज परेशान हो जाता है, तो अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा सिंध पर अटैक करने के लिए, दाहिर पर, उस समय राजा दाहिर को मारने के लिए। तो इसीलिए जो पहला इन्वेंटर जो था, मुस्लिम इन्वेंटर, वो था, हिंदी में लिखता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है बेटा, और अगर फर्स्ट इन्वेंटर पूछे तो आपका सिकंदर बोल देना, सिकंदर टिक लगा देना। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, फिर मोहम्मद गजनी की बात आते हैं। मोहम्मद गजनी कौन था? देखो, अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी। ठीक है, यहाँ का एक राजा हुआ करता था सुबुक्तगीन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सुबुक्तगीन का सन था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती यहाँ करते हैं क्या, वो सोचते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया था। नहीं, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था गजनी ने। किसने किया था? गजनी ने, महमूद गजनी। ठीक है, जो कि बेटा था किसका? मोहम्मद सुबुक्तगीन का बेटा था, सुबुक्तगीन का। ठीक है, और सुबुक्तगीन उस टाइम पे अफगानिस्तान में एक जगह हुआ करती थी गजनी। गजनी जगह हुआ करती थी, तो वहीं से ही मतलब इसका नाम रख दिया गया था महमूद गजनी। ठीक है, तो देखो इसका जो कोरोनेटेड हुआ था वो 998 के अंदर, इसका कोरोनेटेड हुआ था 998 के अंदर, और इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1030 के अंदर हो गई थी। ठीक है, ये ही अटैक्ड, इसने 17 टाइम्स अटैक किया भारत के ऊपर। इसने कितनी बार अटैक अटैक किया? 17 टाइम्स। सन 1001 के अंदर इसने पंजाब पर अटैक किया। सन 1004 के अंदर इसने मुल्तान पर अटैक किया।
18 के अंदर आपने मथुरा टेम्पल इसने लूटा, और जो सबसे फेमस है 1025 के अंदर इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। कहाँ पर है ये भैया? पाटन गुजरात के अंदर है सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, सन 1025 के अंदर। सन 1027 के अंदर जब ये माल लूट के ले जा रहा था ना सोमनाथ मंदिर से, तो जाट कम्युनिटी ने इसके ऊपर अटैक किया और इसको हरा दिया। किसको हरा दिया? महमूद गजनी को हरा दिया, ठीक है। इनका सिर्फ एक ही मोटिव हुआ करता था, धन लूटो और यहाँ से जाओ। ये शासन नहीं करना चाहते थे, समझ रहे हो आप? शासन तो दिल्ली सल्तनत वालों ने किया, मुगलों ने किया, ठीक है। तो ये इनका काम था, बस पैसा लूट के जाओ, ठीक है। तो महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। गलती से मोहम्मद गोरी मत लगा देना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मोहम्मद गोरी गलत आंसर होगा, गजनी सही आंसर होगा, ठीक है। गजनी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जाट कम्युनिटी ने इसको इसको अच्छी तरीके से इसकी पिटाई करी और इसको वापस भेज दिया। कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। जाट कम्युनिटी ध्यान रखना, ठीक है। एसएससी जेई का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो अच्छी तरीके से। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। ध्यान रखना, किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने। यहीं से इन्हीं के बारे में जानकारी देता था वो अल बरूनी, ठीक है। और सन 1030 के अंदर गजनी क्या होता है? डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है? क्योंकि भैया जो जाट कम्युनिटी थी उसने इनकी इतनी अच्छी तरीके से खातिरदारी करी कि इनके हाथ पैर तोड़ दिए उन्होंने। किसने? जाट कम्युनिटी ने। तो ये गजनी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, ख़त्म किया इनका, ठीक है। अब देखो, गजनी के बाद अब आते हैं मोहम्मद गोरी साहब। 5 राइटर्स थे उस टाइम के। अल बरूनी जिसने आपका किताबुल हिंद लिखा, फिरदौसी, ठीक है, उतवी और सिस्तनी, ये 5 वो थे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अल बरूनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने, ठीक है। अब देखो उस समय अफगानिस्तान की में एक जगह हुआ करती थी गौर, ठीक है। गौर का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन काकी। कुतुबुद्दीन काकी का स्लेव हुआ करता था मोहम्मद बिन सांग। मोहम्मद बिन सांग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोहम्मद गोरी बोला जाता है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान में एक जगह हुआ करती थी गौर। गौर का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन काकी। कुतुबुद्दीन काकी का स्लेव हुआ करता था मोहम्मद बिन सांग। मोहम्मद बिन सांग को ही इन्होंने क्या बोला? मोहम्मद बिन सांग ही है आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद बिन सांग जो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोहम्मद गोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद गोरी साहब आए, मोहम्मद गोरी साहब बड़े हो गए, तो काकी जी, काकी जिन्होंने इसको रखा, पाला पोसा, अब उन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम बड़े हो गए हो, क्या करोगे अब? तो 1175 में इसने बैटल ऑफ मुल्तान जीत के आया ये। तो इसने प्रूव कर दिया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। इन्होंने मूलराज द्वितीय को डिफीट किया, गोरी ने, ठीक है। फिर सोच रहा है ये कि अब मैं तो धीरे धीरे करके सारे युद्ध जीत जाऊंगा। तो फिर ये माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक राजा हुआ करते थे भीमदेव द्वितीय, उनको हराने पहुंच गया ये। तो उन्होंने इसकी इतनी जोर से पिटाई करी और इसको हरा दिया। तो वापस पहुंच गया ये किसके पास? काकी के पास। क्या उठाओ भैया, हम तो पिट के आ गए, वापस चलो, ठीक है। फिर काकी जी ने बोला कि अब भाई क्या करना है? तो देखो, ये अफगानिस्तान में ही रहता था उस टाइम। कहाँ रहता था? अफगानिस्तान में। क्या भैया आप थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, काकी जी ने बोला थोड़े दिनों तक शांत बैठ जाओ, ठीक है। तो अब हम थोड़ा पृथ्वीराज जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत फेमस राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान जी। इनका रियल नेम जो था वो है था पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड इनका रियल नेम था, ठीक है। और इनको राय पिथौरा के नाम से और जाना जाता है, राय पिथौरा, ठीक है। और इनकी जो डायनेस्टी थी ना, वो चहनामा डायनेस्टी थी इनकी, ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी डायनेस्टी से थे वो। पूछ सकता है एग्जामिनर कौन सी डायनेस्टी थे पृथ्वीराज चौहान? तो चहनामा डायनेस्टी से थे। और रूल्ड इन्होंने किया था, एक जगह थी सपाडालखा, एक जगह थी सपाडालखा, यहाँ पे इन्होंने रूल किया था, ठीक है। इनके फादर और मदर का नाम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम था, और इनकी माता का नाम था कर्पूरी, ठीक है। देखो देखो देखो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का उस समय शासक कौन था? सोमेश्वर चौहान। और इनके पिता इनके इनका बेटा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सोमेश्वर चौहान का ही बेटा था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। यहाँ पे था अजमेर और यहाँ पे था कन्नौज। कन्नौज के राजा उस समय हुआ करते थे राजा जयचंद, और अजमेर के शासक हुआ करते थे आनंदपाल। आनंदपाल की जो बेटी थी वो थी कर्पूरी। वो अपना दिल किसे दे बैठी? ये दे बैठी सोमेश्वर चौहान को दिल दे बैठी। लेकिन ये कर्पूरी से प्यार कौन करता था? जयचंद प्यार करता था।
तो भैया इससे शादी हो गई इसकी कर्पूरी की। तो जयचंद बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है। तो गुस्सा हो गया तो क्या फ़ायदा, जयचंद ने दूसरी शादी कर ली भैया। जैसे ही जयचंद की शादी हुई, शादी होने के बाद इनकी बेटी का एक जन्म हुआ जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता किसको अपना दिल दे बेटी, पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर चौहान के बेटे को। यानी कि इसका प्यार भी ये लूट ले गया, इसका बाप पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान भी इसकी बेटी को लूट ले गया। मतलब चारों तरफ से मारा गया कौन, जयचंद। जयचंद को बहुत गुस्सा आया। जयचंद ने बोला अब ये दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दूंगा बिल्कुल। तो क्योंकि उस टाइम एक तो ये सोमेश्वर चौहान थे, सोमेश्वर चौहान के बाद उनका बेटा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे बैठा था। अब जयचंद ने क्या हुआ, जयचंद को गुस्सा आई, जयचंद ने बोला, जयचंद ने किससे संपर्क किया, गोरी से संपर्क किया जयचंद ने। किससे संपर्क किया, गोरी से, मोहम्मद गोरी से। और मोहम्मद गोरी को बुलाया कि तुम इधर से दिल्ली पे अटैक करो, मैं भी दिल्ली पे इधर से दिल्ली पे अटैक करता हूँ, और तुम दिल्ली रख लो पूरा, और मुझे अजमेर दे देना, ठीक है। क्योंकि अजमेर पे आनंदपाल बूढ़े हो गए थे, समझ रहे हो ना आप। तो ये चीज़ समझ में आई, कौन पृथ्वीराज चौहान के पिताजी हैं, कौन माताजी हैं, कर्पूरी उनकी माताजी हैं। उस टाइम इनके जो कवि हुआ करते थे वो चंद्रबरदाई हुआ करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था गोरी उस टाइम गौर पे था, वहाँ के शासक थे काकी। काकी का स्लेव था मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब जयचंद ने इसको लेटर दिया, भैया आओ अटैक करो दिल्ली पे, ठीक है। तो फिर मोहम्मद गोरी आया भैया, दिल्ली पे अटैक करने लग गया। 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी आया पूरा सेना वेना लेके, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने बैटल ऑफ तराइन लड़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट लड़ा, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था ये बैटल। जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की ढंग से सुताई करी, आजा बेटा। तो ये जीत गए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो भाग्य दोबारा से भैया ये अफगानिस्तान, कौन, मोहम्मद गोरी। अब राजा जयचंद बोलता भैया भाग क्यों गए तुम। तो मोहम्मद गोरी बोलता भैया मरते मरते बचाऊं, भागूंगा नहीं, मैं मरूंगा क्या मैं। तो जयचंद ने बोला एक एक काम करो, इस बार दोबारा आओ, अपनी पूरी ताकत के साथ आओ, इस बार मैं आपका साथ दूंगा। तो मोहम्मद गोरी भैया दोबारा आ जाता है, मोहम्मद गोरी दोबारा आ जाता है कि चलो भैया चलते हैं। 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी दोबारा आया दिल्ली के ऊपर। इस बार ये क्या है, जीत जाता है। ये थोड़ा ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान जी, मोहम्मद गोरी जीत जाता है विद द हेल्प ऑफ राजा जयचंद, ठीक है। अब राजा जयचंद की बारी आ गई कि आजा बेटा। मोहम्मद गोरी ने बोला कि तुझे भी देख लूँ, तू भी ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है। तो 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर, 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर होता है, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। तो बैटल ऑफ चंदावर में क्या होता है, गोरी डिफीटेड कर देता है जयचंद को। गोरी डिफीट कर देता है किसको, जयचंद को। गोरी डिफीट कर देता है जयचंद को, ठीक है। गोरी डिफीट कर देता है जयचंद को, ओके। चलिए अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। वो वाला यहाँ तक एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैं ज़्यादा भाई हिस्ट्री का पढ़ा लिखा तो है नहीं हूँ, लेकिन हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो मैंने भी एसएससी जेई क्वालिफाई किया है, तो आप टेंशन मत लो, 100% एग्जाम निकलेगा, ठीक है। फोड़ेंगे इस बार एग्जाम को, देख लेना, ठीक है। तो इस बार सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो जीएस भी लेके चल रहे हैं हम लोग, टेक्निकल सब्जेक्ट भी लेके चल रहे हैं। कोई कमी रह जाएगी तो बिल्कुल उसको पूरी किया जाएगा, टेंशन मत, ठीक है। अब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत से कई सारे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करूँ तो 1206 से लेके लगभग 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है, ठीक है। है ना। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलती है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके ये लगभग 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत अब आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। तो देखो, गोरी ने अटैक कर लिया भैया दिल्ली पे, दिल्ली हथियाली गोरी ने, ठीक है। और अजमेर अजमेर भी अपने अंदर अधीन कर लिया मोहम्मद गोरी ने। तो अब हम बात करते हैं, अब ये क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी थोड़े से बूढ़े हो गए थे उस टाइम, ठीक है। अब बूढ़े हो जाता है आदमी तो क्या करता है, आदमी अपना स्लेव होता है उसको दे देता है सब कुछ। तो मोहम्मद गोरी के स्लेव हुआ करते थे ऐबक साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था। और ये ध्यान रखना, ये टर्की था, एक कौन था, टर्की, ठीक है। ये अपने साथ दिल्ली आया, ठीक है। और दिल्ली आने के बाद ये दो संतों को लेके आया दिल्ली। कितने संतों को लेके आया, दो संतों को। देखो, दो संत कौन कौन से थे, एक तो कुतुबुद्दीन काकी था, और एक था मोइनुद्दीन चिश्ती साहब।
मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आपको जानते हैं, इनकी अजमेर शरीफ जो है वहाँ पे मस्जिद है इनकी, बहुत पूरे देश के लोग या पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे पूजा करने आते हैं, वर्शिप करने आते हैं। तो ये काफ़ी धार्मिक मुद्दों से जुड़े हुए थे और इनके विचार भी काफ़ी अच्छे थे। काकी जी की इतनी पूजा नहीं होती थी, ये दिल्ली में ठहराए गए थे, ये अजमेर में ठहराए गए थे, ठीक है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो एग्जामिनर कई बार आपसे पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में बनवाया था और किसने बनवाया था। तो याद की अगर बात करिए तो काकी जी की याद में बनवाया था, कुतुबुद्दीन काकी जी की याद में। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में उसने बनवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण तो बनवाया था, स्टार्टिंग करवाई थी ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा जो करवाया था ना वो करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और रिनोवेट का काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी से है। वो हम आगे बढ़ेंगे। रिनोवेट फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। देखो, स्लेव डायनेस्टी हो गई, इसको मामलुक वंश और बोलते हैं, 1206 से 1290 तक रही। खिलजी वंश जो है, यानी खिलजी डायनेस्टी जो है, वो 1290 से लेकर 1320 तक रही। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1314 तक रही। सैयद डायनेस्टी 1314 से लेकर 1450 तक रही। और लोधी डायनेस्टी 1450 से लेकर 1526 तक रही। और उसके बाद मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल डायनेस्टी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, इसको हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश, ठीक है। एग्जामिनर में जो जो एसएससी जेई पूछता है उस लेवल तक का मैं आपको पूरा करा दूंगा, टेंशन मत लो। एक तो इसकी इसकी टेन्योर ध्यान रखना, मतलब इसका फेज ध्यान रखना, 1206 से लेकर 1290 तक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दूसरी बात, फाउंडर कौन थे स्लेव डायनेस्टी के, डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, एक सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक इज अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। और कभी भी इसने कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, सुल्तान का टाइटल, ये ध्यान रखना। इसने कोई भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, मलिक या लाख बख्श, ठीक है। और इसने कैपिटल लाहौर के अंदर बनवाई थी, ठीक है। इसने क्या क्या बनवाया, यही क्वेश्चन पूछता है यार एग्जामिनर। कुतुब मीनार बनवाया इसने, कुतुबुल इस्लाम बनवाया जो भारत की पहली मौजिक्यू थी यानी कि मस्जिद थी, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर के अंदर। कुतुब मीनार का निर्माण काकी की याद में करवाया था इसने, कुतुब मीनार का निर्माण। और अजमेर जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बाबा साहब हैं, बाबा जी हैं, उनके लिए इन्होंने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐबक जो है, अब इसने क्या क्या करवाया था, तो इसने तुर्किश कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया के अंदर, क्योंकि ये खुद तुर्की से आया था, ठीक है। और ऐबक डाइज हो गया था 1210 के अंदर ड्यूरिंग प्ले चौगान, यानी कि चौगान खेलते समय कौन सा शासक घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी उसकी, तो वो था ऐबक। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। ये 1206 से लेके 1210 तक रहा, यानी कि 4 साल तक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश आ गया 1211 से लेके 1235 के, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये फर्स्ट सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। एंड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, एग्जामिनर आपसे पूछेगा रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछे तो आप लगा देना ऐबक। क्या लगाओगे आप? ऐबक। अगर पूछे रियल फाउंडर कौन है, रियल फाउंडर, तो रियल फाउंडर के लिए आप लगाओगे क्या? इल्तुतमिश। क्या लगाओगे? इल्तुतमिश, ठीक है, ये रियल फाउंडर है, ठीक है। एंड डिफीटेड अब आराम शाह, आराम शाह को इसने डिफीट किया, कैपिटल इसने दिल्ली को बनाया, ठीक है। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, ठीक है। अपनी सुरक्षा के लिए चहलगानी या चालीसा दल, चालीसा दल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से पूछेगा, टेंशन मत लो। चालीसा दल का निर्माण किसने करवाया था, कौन सा शासक था या कौन सा सुल्तान था? तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण करवाया, अपनी सेफ्टी के लिए करवाया, ठीक है। एंड कंप्लीट कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? पूरा कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। और एकता सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एकता सिस्टम जो है वो कौन लेके आया था? एकता सिस्टम तो इल्तुतमिश कौन लेके आया था? इल्तुतमिश लेके आया था, ठीक है। चलिए, और इसने क्या था, डिफीट मंगोल्स, डिफीट मंगोल्स, जो मंगोल थे, नासिरुद्दीन
ने डिफीट किया था चंगेज खां को। इसी के टाइम पे जो मुगल्स थे, वो जो मंगोल थे, मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था भारत पे, तो इसने उनको हराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इंट्रोड्यूस इसने दो कौन इंट्रोड्यूस कराए, एक तो टका और जीतल। किसने कराया? तो आपको ध्यान रहेगा कि टका और जीतल जो दो कॉइन्स थे वो किस किसने लॉन्च करे थे। एक तो सिल्वर का था, एक था कॉपर का। जो टका हुआ करता था वो सिल्वर का हुआ करता था, और जो जीतल हुआ करता था वो कॉपर का हुआ करता था। इसका सन था रुकनुद्दीन फिरोज और डॉटर थी रजिया सुल्तान। तो आपको पता है जब इल्तुतमिश बूढ़े हो गए थे तो उसके बाद फिर ये रुकनुद्दीन फिरोज लड़ने लग गया कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो पूरी शासक, मैं बनूंगा शासक, मैं बनूंगा सुल्तान, मैं बनूंगा सुल्तान। तो बन गया सुल्तान ये। लेकिन ये अयोग्य सुल्तान रहा, इसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया प्रदेश के लिए या अपनी प्रजा के लिए जो उनके वेलफेयर के लिए या अपने प्रदेश, अपने जो प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। कोई भी ऐसा उसने काम नहीं किया, सिर्फ अय्याशी की। इसके बाद रजिया सुल्तान को बना दिया गया कि भाई तुम बेकार हटो। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला सुल्तान रही दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, चलो इनके रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो ऐबक था, ऐबक 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 जो रहा वो 1206 से लेके 1210 तक रहा। ठीक है, उसके बाद चौकान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। अब 1210 से लेके 1235 तक इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश इसके बाद 1235 यानी कि 1236 से लेके 1240 तक, यानी कि ये भी 4 साल ही रही। रजिया सुल्तान आ गई गद्दी पे। ठीक है, लेकिन इनको भी ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं दिया। द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर जो था वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इनके हस्बैंड थे अल्तुनिया। अल्तुनिया जो रूलर था बठिंडा का, उससे इसने शादी कर ली। एंड कमांडर था जमाल उद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत इनका कमांडर था। एंड सी डिडेंट एक्सेप्ट पर्दा प्रथा। इन्होंने कोई भी पर्दा प्रथा एक्सेप्ट नहीं की थी, जिसके कारण कुछ मुस्लिम लोग जो थे वो नाराज थे इससे, इसलिए उसको हटा दिया गया उस पोस्ट से। ठीक है, सी अडॉप्ट अ कूबा एंड कोला, यानी कि ब्लेजर और कैप पहन के ये अपने दरबार में आती थी। ठीक है, इन्होंने कुछ कॉइन्स भी लॉन्च किए थे, जैसे कि इल्तुतमिश की बेटी, तो वास्तव में इल्तुतमिश की बेटी थी ये। न्याय की रानी, दिल्ली सल्तनत की महारानी, इस तरीके से उन्होंने कुछ कॉइन्स जो है वो अपॉइंट किए थे। अब इसी टाइम आया जाता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन, क्योंकि रजिया सुल्तान को हटा दिया गया, अब बलबन को शासक बना दिया गया। ठीक है, बलबन 1265 से लेके 87 तक रहता है बलबन। ठीक है, इसने सभी जो चालीसा दल था ना, जो इल्तुतमिश की रक्षा करते थे, इल्तुतमिश को प्रोटेक्ट करते थे, इसने उनको सबको मरवा दिया, किल करवा दिया। समझ रहे हो, किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। इंट्रोड्यूस नवरोज कल्चर, पर्शियन फेस्टिवल, इसने नवरोज कल्चर जो है इसने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, और इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर इन हिज कोर्ट। ठीक है, एंड सजदा एवं पैबोस, लेट के परिणाम और पैरों को चूमकर आप कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे। तो ये इसने मतलब बलबन ने, एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजदा एवं पेवोस की प्रथा किसने लॉन्च की थी, तो ये की थी बलबन ने। ठीक है, मैं आपको वही पॉइंट कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड द बलबन अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन वे। बलबन ने क्या हुआ था, रक्त, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये ऐसे ही था, मतलब थोड़ा ठरकी था, मरवा देता था हर किसी को। तो लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई की थी? बलबन ने। ठीक है, अब स्लेव डायनेस्टी क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हो गई। स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो गई। बलबन के बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगोल्स के अटैक्स पड़ जाते हैं, इसकी वजह से स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर आपकी आती है 1290 के अंदर स्लेव डायनेस्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है बलबन के बाद। अब आपकी आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक चलती है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो फाउंडर जो थे, एग्जाम में आपसे पूछेगा फाउंडर कौन थे खिलजी डायनेस्टी के, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके फाउंडर थे। खिलजी डायनेस्टी, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका। और इसका टेन्योर पूछ सकता है कि 1290 से लेके 1320 तक खिलजी डायनेस्टी चली, और 1290 से लेकर 1296 तक, यानी कि 6 साल तक कौन रहे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 6 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही मतलब इसके खिलजी डायनेस्टी को आगे ले गया था। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहे। ठीक है, अलेक्जेंडर सेकंड 8
युद्ध जीते अलेक्जेंडर सेकंड ने। इसका रियल नेम था अली गुरसफ। इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था? अली गुरसफ। भाई पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। एंड द मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स इन हिज आर्मी, रिक्रूटमेंट एंड सैलरी, ठीक है। इसने आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट और सैलरी का काम किया, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉल्ड सिकंदर साहनी। सिकंदर साहनी भी बोला जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। बिस्वा सिस्टम कौन लेके आया था भैया? बिस्वा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ही लेके आया था। इक्ता सिस्टम कौन लेके आया था? इल्तुतमिश। बिस्वा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दाग और हुलिया सिस्टम कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एसएससी जेई के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपसे, इंट्रोड्यूस अ मार्केट कंट्रोल सिस्टम। मार्केट कंट्रोल सिस्टम कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी। एंड फिक्स्ड टैक्स, 50% टैक्स, बिजनेस टैक्स लगाया इसने 50%, कि आप जो भी बिजनेस करेंगे उसका 50% मुझे देंगे, 50% अपने पास रखेंगे, ठीक है। एंड ही परचेज्ड स्लेव मलिक गफूर, 100 दिनारी, 1000 दिनारी बोलते हैं मलिक गफूर को। कोई गुलाम खरीद लेते थे ये लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बैटल लड़े गए 1292 के अंदर, इसने मालवा का बैटल लड़ा अगेन मंगोल्स। आपको पता है कि जो स्लेव डायनेस्टी के जो अंतिम दिन थे उसमें मंगोल का आक्रमण हो रहा था, तो खिलजी डायनेस्टी से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आए थे। इसके बाद ये उनके मरने के बाद आपका ये अलाउद्दीन खिलजी आ गया था 1296 से लेके, है ना। क्योंकि 1290 में तो स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई थी ना, ठीक है। 1296 के अंदर इसने देवगिरी पर अटैक किया, 1297 के अंदर गुजरात पर अटैक किया, 1301 के अंदर इसने रणथंबोर पर अटैक किया था जो राजस्थान के अंदर, और सबसे फेमस है इसका 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ का किला, उस पर इसने अटैक किया था रानी पद्मावती के चक्कर में, क्योंकि इसका उन पर दिल आ गया था, ठीक है। 1305 के अंदर इसने मालवा अटैक दोबारा किया मुल्तान के खिलाफ, 1308 के अंदर सिवारे, और 1311 के अंदर जालौन, इन पे सब पे अटैक इसने किए थे, ठीक है। टैक्स की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से टैक्स मैंने आपको बताया, 50% तो इसने बिजनेस टैक्स ही लगाया था, ठीक है। इसने टैक्स, एक घराई और चराई नाम के दो टैक्स थे, इसने वो भी टैक्स लगाया। घराई हाउस टैक्स तो हुआ करता था, और चराई टैक्स हुआ करता था एनिमल टैक्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसने लगान भी लगाया भैया, लैंड बेसिस पे लगान लगाया इसने, 50% बिजनेस पे टैक्स लगाया इसने। तो ये भाई काफ़ी समझदार था अलाउद्दीन खिलजी। इसने दाग और हुलिया प्रथा भी लगवाई। इसने 40 दल किसने खत्म किया था? वो तो बलबन ने खत्म किया था जो इल्तुतमिश के समय था, ठीक है। और इसने दाग और हुलिया, और इसने आर्मी रिफॉर्म्स लेकर आया ये, है ना। और मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो था वो भी यही लेके आया था। कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने टैक्स लगाया, 50% बिजनेस टैक्स लगाया इसने। और इसने घराई और चराई यानी घर पे भी टैक्स लगाया, हाउस टैक्स, और चराई यानी कि एनिमल के चारे पे भी इसने टैक्स लगाया। इसने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है? हौस खास बनाया इसने जो दिल्ली के अंदर है, चोर मीनार ये भी इसने दिल्ली के अंदर बनवाया, न्यू टाउन सीरी ये इसने बनवाया, सीरी फोर्ट बनवाया, ठीक है। और देखो एक टैक्स और लेता था, ये वाले टैक्स देखो, उशरफ कहा जाता था, 5 से 10% फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिम से 5 से 10% लेता था उशरफ, ठीक है। एक था खराज, खराज कर 1/3 या 1/2 यानी कि 50% तक नॉन मुस्लिम्स पे लगता था खराज कर। एक था खम्स, खम्स कर, खम्स टैक्स। खम्स टैक्स क्या होता था? जो मनी लूट के लेके आ रहे हो ना आप, उस पर टैक्स लगता था खम्स वाला, 1/5, ठीक है। एक था जकात टैक्स। जकात टैक्स रिलीजियस टैक्स हुआ करता था, वो भी मुस्लिम पे लगता था, मात्र 2 से 2.5%। तो ध्यान रखना, उसरफ, खराज, खम्स, जकात ये सारे टैक्स हुआ करते थे, ठीक है। इसने अलाई मीनार बनवाया, अलाई दरवाज़ा भी बनवाया। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, है ना। और मस्जिद भी बनवाई थी इसने, जमैयत खाना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप टेंशन मत लो, एंड के एग्जाम टाइम होगा ना, मैं इसको दोबारा रिवीजन के लिए बनवाऊंगा, टेंशन नहीं है। रिवीजन होगा, पेल के रिवीजन होगा, ठीक है। देखो इसने जजिया कर लगवाया 10% रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, मतलब जक़ात कर तो मुस्लिमों पे लगवा रहा था लेकिन मात्र 2 से 2.5%। लेकिन जो जजिया टैक्स था जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था उसने 10% टैक्स लगा रखा था, ठीक है।
नॉन मुस्लिम्स पे, 10%, और लगान देखो एक्स्ट्रा 2.5% फ्रॉम द मुस्लिम्स एंड 5% फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो यानी कि नॉन मुस्लिम से कम टैक्स लेते थे ये लोग, और नॉन मुस्लिम से ज़्यादा टैक्स लेते थे, और जो मुस्लिम हुआ करते थे उनसे कम टैक्स लेता था ये। ठीक है, इसने दीवान ए कोही, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, ये देखो दीवाने कोही, इसको एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसने दीवाने कोही बनाया था। दीवाने मुस्तखराज, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था इसको मुस्तखराज। दीवाने खैरात, ये दान दक्षिणा के लिए फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। दीवाने बंदगन, फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने विजारत, ये कमांडर के लिए हुआ करता था। दीवाने अर्ज, ये डिफेंस, दीवाने अर्ज ये डिफेंस था। दीवाने विजारत कमांडर के लिए हुआ करता था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। मुस्त खराज, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। ठीक है, बार बार पढ़ोगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री तभी याद होगी, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, चलो अब हम तुगलक डायनेस्टी की बात तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 डायनेस्टी पढ़ ली, स्लेव डायनेस्टी पढ़ ली, और हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी पढ़ ली। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290। ठीक है, अब जो खिलजी डायनेस्टी है वो 1290 लेके 1320। ठीक है, और जो तुगलक डायनेस्टी है वो 1320 से लेके 1412 तक तुगलक डायनेस्टी आपकी चलती है। तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो फाउंडर थे, फाउंडर पूछेगा आपसे तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर हुआ करता था। 1320 से लेके 1325 तक ये रहा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसने टाइटल एक्सेप्ट किया गाजी मलिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गाजी मलिक किसको बोला जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को बोला जाता था, जो फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। ठीक है, सुल्तान का टाइटल जो है बिल्कुल नहीं लिया था, सुल्तान का टाइटल उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया था। इंट्रोड्यूस पोस्टल सर्विस, यानी कि डाक व्यवस्था जो कौन लेके आया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था डाक व्यवस्था। सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक लेके आया था, फिरोज शाह तुगलक नहीं लेके आया था, गयासुद्दीन तुगलक लेके आया था। और इरीगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था, ये भी गयासुद्दीन तुगलक ही लेके आया था। ही एक्सपेंड दिल्ली सल्तनत टू बंगाल, दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत को बंगाल की तरफ कौन लेके गया था? वो लेके गया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका बेटा हुआ करता था जौना खां, इसने अपने पिताजी को मार दिया, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया। गयासुद्दीन तुगलक इसके पिताजी थे, इसको जौना खां के नाम से भी बोला जाता था। और इसने अपना नेम रखा मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल राजा बोला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, इरीगेशन रिफॉर्म्स वगैरह, इरीगेशन सिस्टम वगैरह, ये सब जो लेके आए थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। नॉट सॉरी, फिरोज शाह तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। एक बार और पढ़ते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, पोस्टल सर्विस और इरीगेशन सिस्टम, ये कौन लेके आया था? ये गयासुद्दीन तुगलक लेके आया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जौना खां। ये 1325 के अंदर इसने क्या हुआ, अपने पिताजी को मार दिया और गद्दी पर बैठ गया मोहम्मद बिन तुगलक, अपना इसने नाम दिया मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल राजा भी बोला जाता था। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1325 से लेके 1350 तक रहता है। ये 1325 से लेके 1350 तक, यानी कि लगभग 25 साल तक रहता है ये। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके पिताजी का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड पागल राजा, इसको पागल राजा भी बोला जाता था। मोस्ट लिटरेट सुल्तान था, यानी कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कहाँ से पढ़ा लिखा है। ये अपने पिताजी को ही मार के गद्दी पे बैठा 1325 के अंदर, 1325 से लेकर 1350 तक रहता है ये। ठीक है, चेंज नेम देवगिरी टू दौलताबाद, इसने क्या था, ये थोड़ा साउथ के अंदर थोड़ा सा इसने मतलब विस्तार किया। यहाँ पे एक देवगिरी जगह है, इसने देवगिरी का नाम रख के दौलताबाद कर दिया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, इसने लॉन्च करे कॉपर कॉइन्स, जो कि फेल्ड हो गए। क्यों? क्योंकि लोग कॉपर्स को जला के कुछ और बनाने लग गए उसकी वजह से। फिर इसने टोकन करेंसी पेश करी, लॉन्च करी, वो भी फेल हो गई इसकी। ठीक है, इब्न बतूता इसी टाइम के शासनकाल के अंदर आया था। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, एक राइटर था, मोरक्को से इब्न बतूता आया था, और वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके शासनकाल की पूरी जानकारी बताने के लिए इब्न बतूता आया था। ठीक है, देखो इसकी एक बुक है इब्न बतूता की, रेहला। ठीक है, रेहला, एंड विच इज डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इस मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद या बूढ़ा होने के बाद फिर आया फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक रहा। लिबरल था सुल्तान, बढ़िया सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इम्पोज्ड हक ए शर्ब, टैक्स ऑन इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन की जो फैसिलिटी हम लोग दे रहे थे किसानों को उस टाइम के, तो इसने टैक्स लगाया उन पे। आज भी आप देखते हो कई सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो टैक्स लगाते हैं। तो हक ए शर्ब करके एक डिपार्टमेंट था, वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था, उसने फिरोज शाह तुगलक ने इस पर टैक्स लगाया। ठीक है। और एस्टिमेटेड वेरियस डिपार्टमेंट, दीवान खैरात, दीवान बंदगान एंड दीवान इलाज। दीवान बंदगान इंपॉर्टेंट है और दीवान खैरात भी इंपॉर्टेंट है। ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छोटा सा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट तो ये है यहां से, फर्स्ट सुल्तान वाज हु इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण। मतलब ये है कि ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर किसने लगवाया था? सबसे पहले आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगाया था, है ना? जजिया कर इंट्रोड्यूस किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर इंट्रोड्यूस किया। और जजिया कर जो नॉन मुस्लिम्स पे लगवाता था, वो जजिया कर, एक जकात कर हुआ करता था, वो मुस्लिमों पे लगाता था, वो तो 2 से 2.5%। लेकिन जो जजिया कर लगवाता था वो 10% लगवाता था, रिलीजियस टैक्स हुआ करता था वो। ठीक है। तो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। ठीक है। फर्स्ट सुल्तान हु इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि पहला सुल्तान कौन था जिसने मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी फुतुहात ए फिरोज शाही तुर्किस। ठीक है। नोट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत की क्या थी? तुर्की, तुर्की भाषा, टर्की भाषा। बट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल सल्तनत की पर्शियन भाषा, पारसी। ठीक है, चलो। एंड ही ब्रोट शिलालेख, अशोका के शिलालेख जो है वो लुम्बिनी से इंडिया लेके आया है कौन? फिरोज शाह तुगलक। एंड रिनोवेट किसने करवाया था कुतुब मीनार को? फिरोज शाह तुगलक ने ही रिनोवेट करवाया था। 3 सिटीज ने बिल्ड बिल्ड करी, फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहाबाद। ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद शाह 1390 में आया और 1412 तक रहा। ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है। इस टाइम तैमूर का अटैक हो गया दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, उस टाइम तैमूर। ठीक है। सबसे ज्यादा गुलाम जो थे वो किसके थे? फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज्यादा गुलाम खरीदे थे, ना कि आपके ऐबक ने। ठीक है। और बिगेस्ट आर्मी किसकी थी भैया? अलाउद्दीन खिलजी की सबसे ज्यादा आर्मी थी, क्योंकि आर्मी रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ही लेके आया था, है ना? दाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, होलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ही लेके आया था। ठीक है। अब सैयद डायनेस्टी की अगर बात करूं तो सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1450 तक सैयद डायनेस्टी रही। 1414 से लेके 1450 तक सैयद डायनेस्टी रही। खिजर खां उस टाइम हुआ करते थे। 1414 से लेके इन्होंने कोई टाइटल नहीं ले रखा था। ठीक है। और ये खिजर खां, फिर मुजुद्दीन मुबारक शाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये सब आए थे खिजर इसके अंदर, सैयद डायनेस्टी के अंदर, है ना? और खान एक खाना टू बहलोल लोदी, बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? ये अलाउद्दीन आलम शाह ने दी थी। ठीक है। मोहम्मद शाह ने, किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। आपको समझ में आया होगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बस पढ़ते रहो यार। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी की अगर बात करें तो लास्ट डायनेस्टी थी ये, लोधी डायनेस्टी। ठीक है। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है। एंड द फर्स्ट अफगानी सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत बहलोल लोधी एंड डिड डिमोनिटाइजेशन एंड लॉन्च बहलो बहलोली कॉइन्स। इसने भी बहलोली कॉइन्स लॉन्च किए, लेकिन इसने डिमोनिटाइजेशन किया था। ठीक है, जो मोदी जी ने अभी किया था 2016 के अंदर, ऐसे इसने किया था। ही एक्सपेंडेड दिल्ली सल्तनत टू ग्वालियर
एंड सेम पार्ट ऑफ दक्कन, दक्कन का पठार पता है महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी आपको पता है 28 साल इसने राज किया 1498 के अंदर, 1498 से 1517, ठीक है। और शाही का टाइटल इसने लिया। इंट्रोड्यूस अ लैंड यूनिट गज ए सिकंदरी, क्योंकि सिकंदर लोदी इसका नाम था, तो गज ए सिकंदरी इसने लैंड यूनिट अपनी इसने एक आजमाई, लैंड यूनिट, ठीक है। क्या नाम है? गज ए सिकंदरी। आपको पता है एकता सिस्टम कौन लेके आया था? वो भी तो एक लैंड से संबंधित था, वो आया था आपका इल तू तमिश, ध्यान है, एकता सिस्टम लेके आया था वो, ठीक है। एकता सिस्टम, एक था बिस्वा सिस्टम, बिस्वा सिस्टम वो कौन लेके आया था? खिलजी आया था, ध्यान है, अलाउद्दीन खिलजी। और एक था गजे सिकंदरी, ये सिकंदर लोदी लेके आया था। एकता सिस्टम देखो, ये देखो है, इल्तुतमिश लेके आया था, बिस्वा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, और गजे सिकंदरी ये सिकंदर लोदी लेके आया था, ठीक है। टेंशन मतलब पढ़ते जाओ बस तुम, और सब मैं देख लूंगा। यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, इसी से ही क्वेश्चन फंसेंगे। इस्टेब्लिशमेंट आगरा सिटी 1504 के अंदर, यानी कि 1504 के अंदर इसने आगरा शहर का निर्माण भी करवाया था। आगरा शहर जो है वो इसी के द्वारा बसा हुआ, सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा को इसने कैपिटल बनाया 1506 के अंदर। एंड फर्स्ट पोट्री नेम गुलुखिन, गुलरुखी, गुलरुखी, गुलरुखी मतलब ये अपनी कुछ लिखता था, ये एंड में नीचे कुलरुखी लिख देता था। एंड फाउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसको बहुत पसंद हुआ करता था वो भी शहनाई, ठीक है। तो ये था आपका कौन? सिकंदर लोदी। अब हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की अगर बात करूं तो 1517 से लेके 1526 तक इब्राहिम लोदी रहा, वो भी लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ दो लोधी डायनेस्टी, या फिर कह सकते हो आप लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसने 1526 का बैटल लड़ा, बैटल ऑफ पानीपत, एंड लॉस्ट फ्रॉम बाबर, बाबर के द्वारा ये हार जाता है, ठीक है। बाबर क्या कर देता है, इसकी ढंग से पिटाई कर देता है इब्राहिम लोदी की, ठीक है। तो बाबर के द्वारा ये हार जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुगलों के बारे में, ठीक है। अब जैसे ही आपका दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके मुगल्स आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आया था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आया था खिलजी डायनेस्टी, है ना, है ना। उसके बाद आई थी आपकी खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बाद फिर आपका आया था सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के बाद फिर आपकी आई थी लोधी डायनेस्टी। यही तो डायनेस्टी थी सारी, है ना। जो स्लेव डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसका फाउंडर था ऐबक, कौन था? ऐबक, ऐबक इसका फाउंडर था। और जो खिलजी डायनेस्टी थी इसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, इसके फाउंडर्स ध्यान रखो, ठीक है। और जो तुगलक डायनेस्टी था इसका फाउंडर था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, ये इसका फाउंडर था। सैयद का था खिर्ज खां, सैयद का था। लोदी का था बहलोल लोदी, कौन था? बहलोल लोदी। तो ये ध्यान रखा करो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब मुगलों के बारे में आपको पता है, मुगल भारत पर राज करने के लिए आए थे, शासन किया उन्होंने, ठीक है। बाबर सबसे पहले है, बाबर, बाबर ने क्या हुआ, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था उन्होंने 1526 के अंदर। कब? 1526 के अंदर, 1526 और 1530 के अंदर 4 साल तक इन्होंने शासन किया था भारत के ऊपर, 4 साल तक इन्होंने शासन किया भारत के ऊपर। हालांकि इन्होंने पहले भी कई सारे युद्ध लड़ चुके हैं अफगानिस्तान में, लेकिन भारत के अंदर जो शासन किया था इन्होंने वो 4 साल तक ही किया था। फिर आए हुमायूं, हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा था, ठीक है। और ये 1530 से लेके 1540 तक, ये 10 साल तक राज किया था भारत के ऊपर। किसने? 10 साल तक मुगल्स के। सबसे बेहतरीन जो राजा था वो था अकबर। अकबर ने मुगल सल्तनत को बनाए रखने का काम तो अकबर ने ही किया था, ठीक है। अकबर इज अ वेरी, मतलब एक लिबरल राजा बोल सकते हो अकबर को। हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था ये, लेकिन फिर भी इसके अंदर सामाजिक और वैश्विक बुद्धि और जंग जीतने की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की बुद्धि काफी थी इसके अंदर। 1556 से लेकर 1605 तक रहा, 49 ईयर्स तक इसने राज्य किया,
राज किया 49 ईयर्स, पता 40-50 साल तक राज करना बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, जहांगीर जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिशर्स आ गए भारत के अंदर, वो आ गए भैया कि हम अब राज करेंगे, तुम नहीं करोगे। ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक ब्रिटिशर्स रहे, 22 साल तक इन्होंने राज किया जहांगीर ने। फिर शाहजहां आ गया, शाहजहां 1628 से 1658 तक 30 साल तक शाहजहां रहा। औरंगजेब ने तो बेड़ा गर्क करा दिया, 49 साल तक तो रहा, 1658 से लेके लगभग 1707 तक। लेकिन आप जानते हो बिक गया ये अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद मराठा आ गए थे, मराठा। तो मराठा मराठा और अंग्रेजों के बीच भी काफी मराठा और अंग्रेजों के बीच में काफी बहस चढ़ी। ठीक है, काफी युद्ध हुए, है ना, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ठीक है, अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर के बाद कौन आया था, इनका टेन्योर कितना कितना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। देखो, बाबर जो था ना, जो भारत पे जो मुगल साम्राज्य है ना, मुगलों की नींव, मुगल की जो नींव डाली थी ना मुगल साम्राज्य की, वो बाबर ने ही डाली थी। 1526 से लेके 1530 तक इन्होंने शासन किया था। बर्थ इनका जन्म हुआ था बाबर का फरगना के अंदर, जो कि काबुल के अंदर है फरगना। वहां पे इनका जन्म हुआ था बाबर का, 1526 से लेके 1530 तक। इनकी वाइफ का नाम है महाम बेगम, यानी कि हुमायूं की मदर का नाम महाम बेगम हो गया ना। ठीक है, और फर्स्ट अटैक इन्होंने 1519 में बेहरा की तरफ किया था इन्होंने, पहला अटैक अफगानिस्तान में कहीं हो गई ये जगह। ऑटोबायोग्राफी यानी कि बाबरनामा, बाबरनामा इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तुर्की में लिखी हुई है बाबरनामा। ठीक है, और पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 के अंदर इन्होंने लड़ा था, 1526 के अंदर, एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी विद द हेल्प ऑफ दौलत खां, विद द हेल्प ऑफ दौलत खां, इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ध्यान रखना, दौलत खां पता कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई था। देख रहे हो आप? एक सगा भाई दूसरे भाई की मदद नहीं करता, बताओ। पानीपत 1526 के अंदर। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में भाई इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर। फिर 1527 के अंदर बैटल ऑफ खानवा होता है, ये राणा सांगा के बीच में होता है, राणा सांगा और उसके बाबर के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर ही जीतता है। ठीक है, ऐसी चंदेरी का युद्ध होता है 1528 के अंदर, ये ये मेदनी राय के बीच में होता है, बाबर और मेदनी राय, बाबर और मेदनी राय, ये भी जीत जाता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही एक होता है घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर, इसमें भी क्या होता है कि डिफीटेड आर्मी ऑफ बंगाल, ये बैटल ऑफ घाघरा होता है बाबर और जो बंगाल की जो आर्मी थी उसके बीच में होता है, बंगाल की और बिहार की। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 के अंदर। फिर इसे आनन फानन में दफना दिया जाता है आगरा के अंदर, आराम बाग के अंदर। लेकिन फिर इसकी इच्छा थी कि मुझे जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ से मैं आया वहीं दफनाओ, तो इसे काबुल के अंदर इसकी वहीं पे दफनाया गया था बाबर को। ठीक है, अब हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं, देखो हुमायूं की अगर बात करूँ तो ये बेटा किसका था, ये बेटा था बाबर का बेटा था। ठीक है, फिर इसने देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 के अंदर। फिर इसने बैटल ऑफ चौसा, देखो हुमायूं का जीवन ना मुगल काल के अंदर काफी टफ रहा है, मैं आपको बताऊं, समझ रहे हो, आफ्टर बाबर के बाद। ठीक है, इसने बैटल ऑफ चौसा लड़ा 1539 के अंदर, इसने बैटल ऑफ चौसा लड़ा। फिर इसने बैटल ऑफ चौसा जो लड़ा था ना 1539 के अंदर लड़ा था इसने, और ये किससे लड़ा था पता है आपको, ये लड़ा था उस टाइम जो शासक था वो था शेर शाह सूरी। तो हुमायूं थोड़ा सा शेरशाह सूरी से डर रहा था, मैं आपको बताऊं, बार बार हार रहा था शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी उस टाइम मजबूत शासक हुआ करता था। शेरशाह सूरी के से हारने के बाद फिर दोबारा आया हुमायूं भैया, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो 1540 के अंदर हुआ था, उसमें भी शेरशाह सूरी ने इसको ढंग से धोया हुमायूं को। अब ये बड़ा परेशान भैया हुमायूं, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मार मूर के भगा दिया भाई साहब। ठीक है, लेकिन फिर भी हुमायूं हार नहीं माना कि तुझे हरा के ही मानूंगा। ठीक है, फिर इसने हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध 1555 के अंदर लड़ा, जो डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, उस टाइम हुमायूं जीत जाता है, हुमायूं कमबैक करता है और हुमायूं जीत जाता है, ध्यान रखना।
ठीक है। इसने बिल्डिंग कौन कौन सी बनवाई हुमायूं ने? शेर ए मंडल, ये एक लाइब्रेरी हुआ करती थी इनकी, शेर ए मंडल। यानी कि इनको इससे पता चलता है इनको किताबों का बहुत शौक था इनको। शेर ए मंडल जैसी इन मतलब एक लाइब्रेरी अगर ये खुलवा रहे हैं कौन, हुमायूं, तो इनको किताबों का शौक था। एक तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किताबों का शौक रखने वाला राजा कौन था या शासक कौन था, तो वो था हुमायूं। ठीक, क्योंकि लाइब्रेरी से गिरकर मौत किसकी हुई थी सीढ़ियों से? हुमायूं की। ठीक है, डेथ डेथ हुई थी, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी 1540 के अंदर। दीन पनाह नामक एक शहर भी इन्होंने बसाया था। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। देखो अब हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का नियर रियल नाम जो है ना वो था फरीद खां। किसका था? फरीद खां। रियल नाम कौन था? कौन सा था? फरीद खां। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम नहीं था अली गरसप, अली गरसुप। अलाउद्दीन खिलजी का रियल नाम तो था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का रियल नाम पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, है ना? ठीक है, अब देखो टाइटल इन्होंने शेरशाह का टाइटल इन्होंने रखा। ही वॉज एक्सेप्टेड बैटल ऑफ चौसा के अंदर इसने अपना नाम रख लिया शेर शाह। ठीक है, इंट्रोड्यूस रुपया, इसने रुपया को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हु रोट पद्मावत सेम टाइम। पद्मावत किसने राइट की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने तो लिखी थी। ओल्ड फोर्ट, किला ए कुनवा, और इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सबसे महान शासक हैं अकबर। अकबर जी का जो शासन था वो 1556 से लेके 1605 तक शासन रहा अकबर जी का। ठीक है, और बोर्न 15 अक्टूबर 1942 अमरकोट राणा वीर साल के महल में इनका जन्म होता है। इनकी माता जी का नाम था हमीदा बानो बेगम, इनके फादर का नाम था हुमायूं। अब आगे की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे चैनल को कंटिन्यूसली सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेट मुझे मिलता रहे। अभी तो टेक्निकल की कई सारी क्लासेस आने वाली हैं दोस्तों। इस बार एसएससी जेई की बैंड बजानी है, देखना तुम इस बार, जो कि अक्टूबर के अंदर होने वाला है। पढ़ेंगे तो जरूर बैंड बजेगी, नहीं पढ़ेंगे तो वो बैंड बजा देगा हमारी। ठीक है, तो अकबर हम लोग पढ़ेंगे। रिवीजन का टेंशन मत लो, रिवीजन तो मैं एग्जाम होने वाला होगा ना तब भी मैं रिवीजन करा दूंगा इसका पूरा। ठीक है, चाहे मुझे कितनी लंबी क्लास लेनी पड़े। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।